वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आरओ बीओ और पीसीएस 2024 के लिए। जो जीएस का सेक्शन आपके पेपर में आएगा उसमें किस तरीके से सवाल आएंगे पीसीएस में, बीओ में और आरओ में, उनकी हम यहाँ बातचीत करते हैं। और ये जो हमारा सेगमेंट है ये है हिस्ट्री का। इससे पहले मैं ज्योग्राफी की आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप आयोग किस तरीके से सवाल पूछता है वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ये हमारा नया सेगमेंट है, ये है हिस्ट्री का। मैं समझता हूँ इसमें मैंने 4-5 क्लास ले ली है, संभवतः ये 5वां या 6ठा सेट है। ठीक है, तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाले कंटेंट की क्वालिटी एक नंबर है, क्योंकि SCS कंटेंट के मामले में एक नंबर है। तो चलिए जल्दी से SCS के इस धमाकेदार क्लास में हम आपको ले चलते हैं सवालों की ओर। ठीक है, इस क्लास में न केवल आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न मिलेंगे बल्कि जो ऑप्शंस हैं उनकी भी आपको प्रॉपर व्याख्या यहाँ मिलेगी, जिससे आप पेपर में और अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओ अगर पेपर में आ जाए तो। चलिए देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर पहला, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन: सहकारिता आंदोलन M.K. गांधी, इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मायर, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान जवाहरलाल नेहरू और सेवाग्राम प्रोजेक्ट विनोबा भावे। इनमें देखिए एक सही है, बाकी 3 गलत है। तो आपको ये बताना है कौन सा सही है और कौन से गलत है। चलिए ठीक है, पहले इसका आंसर करते हैं। सही सुमेलित पूछा है तो भैया इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखना। इसका जो ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट है। इटावा पायलट प्रोजेक्ट ये 1948 का प्रोजेक्ट है, जिसको शुरू करने वाले व्यक्ति थे कर्नल अल्बर्ट मायर। ये भी आपको याद रखना। ये कौन थे? कर्नल अल्बर्ट मायर इटावा पायलट प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। अगर मैं बात करूं इटावा पायलट प्रोजेक्ट क्या है साथियों, तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट एक ग्रामीण सामुदायिक विकास कार्यक्रम था। इटावा पायलट प्रोजेक्ट क्या है? सामुदायिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम। याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी ऑप्शन क्यों गलत है उनको देख लेते हैं। सहकारिता आंदोलन को चलाने वाले जो व्यक्ति हैं वो महात्मा गांधी नहीं है भाई। ठीक है, सहकारिता आंदोलन को चलाने वाले जो व्यक्ति हैं या सहकारिता आंदोलन के जो जनक हैं अगर हम देखें तो वो है F. निकोलसन। याद रखना, इसके जनक कौन है? F. निकोलसन। F. निकोलसन इसके जनक हैं, महात्मा गांधी नहीं है। ठीक है, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान JL नेहरू ने शुरू नहीं किया है, बल्कि इसको शुरू किया है जवाहरलाल नेहरू के अंतरिम मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री रहे भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने। याद रखना, इसको किसने शुरू किया है? अधिक अन्न उपजाऊ कार्यक्रम भारत के जो अंतरिम मंत्रिमंडल था उसमें जो कृषि मंत्री थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने। और सेवाग्राम प्रोजेक्ट विनोबा भावे ने शुरू नहीं किया है, बल्कि सेवाग्राम प्रोजेक्ट शुरू किया है साथियों महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या हो गई, ये इसके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो हो गए। इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है इनको। ठीक, अच्छा, इसमें कुछ चीज थोड़ा महत्वपूर्ण है, वो है सहकारिता आंदोलन। अगर मैं इसकी थोड़ा बात करूं कि सहकारिता आंदोलन क्या होता है, सहकारिता क्या होता है, तो बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाता हूं सहकारिता क्या है। देखो, आप लोगों ने सुना होगा शहरी क्षेत्र में महिलाएं किटी करती हैं। किटी में क्या होता है कि किटी में 10-15 महिलाएं शामिल हुई, उन्होंने 2-2 हज़ार की किटी डाली, टोटल कितने रुपए हो गए? 20,000। अब क्या होगा, बारी बारी से एक एक महिला की पर्ची निकाली जाएगी और उसको इकट्ठा 20,000 रुपये दे दिया जाएगा। यानी वैसे वो महीने के महीने 2,000 ही दे रही है, लेकिन एक महीने में 2,000 दे करके उसे एक बार में 20,000 रुपये मिल जाएंगे, जिसका वह कहीं अन्य अच्छी जगह पर एक साथ इस्तेमाल कर सकती है। अगर वह यही 20,000 रुपया किसी से ब्याज पर लेगी तो उसमें उसको ब्याज देनी पड़ेगी और 20,000 का हो सकता है 22,000 हो जाए।
लेकिन अगर वह किसी किटी से जुड़ी हुई है तो उसमें क्या होगा कि वो किटी जो है उसको 2000 के बदले किसी महीने में मान लीजिए 10 महिलाएं हैं, 10 महीने के लिए जो है किटी चल रही है, 2-2 हज़ार रुपये दे रही है, तो 10 महीने में से किसी ना किसी महीने पे उसको एक साथ 20,000 रुपये मिल जाएंगे, जिसका इस्तेमाल वह कहीं अच्छी जगह कर सकती है। इसी से आप अंदाजा लगा लो, यही होती है सहकारिता, इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसको भारत में चलाने वाले व्यक्ति थे एफ निकोलसन, आज़ादी से पहले। अगर हम भारतीय संविधान में देखें तो भारतीय संविधान में सहकारिता आंदोलन को लेकर के काफ़ी सारा काम हुआ है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि सहकारिता आंदोलन को लेकर के भारतीय संविधान में क्या काम हुआ है साथियों, तो भारतीय संविधान में जो 97वां संविधान संशोधन था, 2011 में हुआ 97वां संविधान संशोधन, ये हुआ है 2011 में। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान में भाग 9B जोड़ दिया गया, और भाग 9B किससे जुड़ा है? सहकारिता समितियों से जुड़ा है, याद रखना। सहकारिता समितियों से जुड़ा हुआ है भाग 9B। इसके अलावा भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है उसमें जो 19(1) का C पार्ट है, ये भी सहकारिता से जुड़ा हुआ है, इसमें भी सहकारिता शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो ये हो गई इसके बारे में संवैधानिक बातें जो पेपर में आपसे पूछ सकता है। और ये सारी चीजें भाग 19(1) ये भी सब जोड़े गए हैं किसमें? 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से। इसके अलावा जो DPSP है हमारे, उसमें भी सहकारिता का उल्लेख मिलता है। DPSP या 43B, उसमें भी इसका हमें प्रॉपर उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक तरफ है विभिन्न अधिनियम और एक तरफ पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी 3 सही सुमेलित है, एक सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, विस्फोटक पदार्थों का अधिनियम 1908, सबका 1908 ही दिया हुआ है, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908, समाचार पत्र अधिनियम 1908। इनमें से एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए भाई, इनमें जो है एक, वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 में नहीं आया है, बल्कि यह अधिनियम आया है 1907 में। राजद्रोही सभाएं मतलब कि इस तरीके की सभाएं करना जिसमें सरकार के खिलाफ विद्रोह की बातें हों, षड्यंत्र बनाए जाते हों, इस प्रकार की सभाओं को रोकने के लिए 1907 में जो है लाया गया राजद्रोही सभाओं को रोकने के लिए अधिनियम। तो ये 1907 में आया है, 1908 में नहीं आया है। बाकी जो अधिनियम है ये सब सही है। विस्फोटक अधिनियम बिल्कुल ठीक है, भारतीय फौजदारी अधिनियम 1908 बिल्कुल ठीक है, और समाचार पत्र अधिनियम 1908 भी बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो 77 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1907, जबकि सवाल में आंसर में दिया हुआ है 1908, तो यही इसका बिल्कुल सही जवाब है। इन अधिनियमों को भी आप एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक तरफ दिए हुए हैं सूची फर्स्ट, एक तरफ सूची सेकंड, एक तरफ हड़प्पाई स्थल दिए हुए हैं और दूसरी तरफ दिए हुए हैं इनके खोजकर्ता या इनकी खुदाई जो है कब कब हुई है वो आपको बताना है। हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला और कौशाम्बी। देखिए, इस तरीके के सवालों में अक्सर करके बच्चों को दिक्कत होती है, विद्यार्थियों को दिक्कत होती है। उसका सिंपल सा लॉजिक है। देखो, इस प्रकार के सवाल आसान भी है और कठिन भी है। आसान कब है कि मान लो इनमें से चारों आपको नहीं पता है, एक भी पता है, तो उस एक से भी काम हो जाएगा, उस एक से भी इसका आंसर आप प्रॉपर लगा लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे इसमें आपको चारों के चारों नहीं पता, ठीक है, चारों के चारों आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, एक तो आपको पता होगा। कौन सा पता होगा? वो आपको पता होगा हड़प्पा वाला। तो हड़प्पा का जो खोज है साथियों, ये किया है दयाराम साहनी ने। ये तो सबको पता होता है, हिस्ट्री का बहुत ही बेसिक प्रश्न है। तो अगर आपको एक पता है इनमें तो बाकी आसानी से हो जाएंगे। अब बाकी आपको नहीं पता लेकिन एक पता है, तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हर हालत में तीसरा है। अब ए का तीसरा है तो ऑप्शन में आप देखिए कहाँ ए का तीसरा दिख रहा है आपको? केवल एक ही ऐसा है जिसमें ए का तीसरा है और वो है ऑप्शन सी। बाकी आपको करने की जरूरत ही नहीं है, किसी को लगा दिया, बात खत्म हुई, आगे बढ़ गए। तो इस तरीके के सवाल कभी कभार आसान भी हो जाते हैं और कभी कभार कठिन भी हो जाते हैं।
तो अगर आपको चारों नहीं पता है, एक आध दो भी पता है तो काम चल जाता है। बाकी आप इनके मिला लीजिए। देखो बी का हो गया चौथा, बी बिलाल, तक्षशिला का हो गया दूसरा, जॉन मार्शल, और कौशाम्बी का हो गया पहला। ठीक है, तो हो गया नहीं हो गया। तो अगर आपको चारों नहीं भी पता है, एक भी पता है, तो आंसर किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे है इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। विद्यार्थियों 16 महाजनपद पेपर में पढ़ करके जाना, चाहे आप आरओ देने जा रहे हो या बीओ देने जा रहे हो। संभव है कि यहां से आपसे पेपर में सवाल पूछ ले। ठीक है, 16 महाजनपद जितने भी हैं और उनकी राजधानियां और उनके क्षेत्र, कौन सा महाजनपद कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें एक सही सुमेलित है, मतलब एक सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों हैं। देखते हैं जरा। देखो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी है, बिल्कुल ठीक है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर है, बिल्कुल ठीक है। बट जो यहाँ पर ये दिया हुआ है साथियों, कोशल महाजनपद, कोशल महाजनपद की राजधानी अहिछत्र नहीं है, बल्कि कोशल महाजनपद की राजधानी है श्रावस्ती। क्या है? श्रावस्ती। और इसकी दूसरी राजधानी हुआ करती थी अयोध्या। तो अयोध्या भी इसकी राजधानी है, अयोध्या सेकंड राजधानी है, और पहली राजधानी कौन सी है? श्रावस्ती। तो कोशल महाजनपद की राजधानी है अयोध्या। इसीलिए भगवान राम को कहा जाता है कौशलाधीश। कौशलाधीश मतलब कौशल के राजा, क्योंकि कौशल की राजधानी क्या है? अयोध्या, जहां जन्म हुआ है आराध्य भगवान श्री राम का, जिनका 22 जनवरी को हो रहा है भव्य मंदिर का उद्घाटन। तो आप लोग भी उसके लिए शामिल होइएगा अगर होना चाहें तो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कौशल महाजनपद की राजधानी है श्रावस्ती और दूसरी राजधानी अयोध्या। ठीक है, हाँ। अगर मैं जैसे इस ऑप्शन की बात करूं, इसको देख लो जरा, मैं इसकी बात करूं तो अहिछत्र अपने आप में एक महाजनपद था जिसकी राजधानी है कामपिल्य, ये भी ध्यान रखना। कामपिल्य, कामपिल्य एक जगह है छोटी सी, हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में है कामपिल्य। ठीक है, और कामपिल्य जो है ये पड़ता है फर्रुखाबाद के निकट, और 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद की राजधानी सॉरी ये हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे देखो। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? यह सवाल है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? स्वर्ण सिक्ता, पलाशनी, गंगा या ऋजुपालिका? ये आपको बताना है। देखो जरा इंपॉर्टेंट है, देखो आपको महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध दोनों का ही पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोनों की बात करेंगे। पहले बात करेंगे महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी को जिस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ वो नदी थी ऋजुपालिका, और महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के किनारे शाल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई, ये भी ध्यान रखना। किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है? शाल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ आपको महात्मा बुद्ध के बारे में भी पता होना चाहिए। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है फल्गु नदी के किनारे, फल्गु नदी के किनारे। और अगर वृक्ष पूछ ले किस वृक्ष के नीचे, तो भैया पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इसीलिए पीपल को बोधि वृक्ष हम लोग कहते हैं, क्योंकि जिस पीपल के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वो वृक्ष क्या कहलाया? बोधि वृक्ष। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है पीपल के नीचे, और महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ है शाल वृक्ष के नीचे। भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम है सिद्धार्थ। ठीक है, और महावीर स्वामी का वास्तविक नाम है वर्धमान। ठीक है, इनका वास्तविक नाम क्या है? वर्धमान। ठीक, याद रखना। तो वर्धमान महावीर स्वामी का नाम है और सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध का नाम है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एक तरफ सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड है, सही मिलान आपको करना है। देखते हैं क्या इसका सही मिलान होगा।
एक तरफ दिया हुआ है डेमेट्रियस, दूसरा रुद्रदामन, तीसरा गोंडोफर्नीज, चौथा विम, इसका पूरा नाम है विम कडफिसेस, और दूसरी ओर दिए हुए हैं पहलव, कुषाण, हिंद यूनानी और शक। इनको आपको सही मिलान करना है। देखो जरा सही मिलान करते हैं, चलिए। ठीक है, डेमेट्रियस जो है साथियों एक हिंद यूनानी शासक है, पहली चीज आपको याद रखनी है। रुद्रदामन एक शक शासक है, शक शासक रुद्रदामन, जिसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। गोंडोफर्नीज की बात करेंगे तो गोंडोफर्नीज एक पहलव या पार्थियाई शासक है, और विम कडफिसेस एक कुषाण है, याद रखना। ठीक है, हाँ, तो ये इसका हो गया सही मिलान। इनमें कुछ और बेसिक फैक्ट है जो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा। देखो भाई, हिंद यूनानियों की अगर मैं बात करूं, इन्हें बोलते हैं इंडो ग्रीक। ठीक है, तो अगर मैं इंडो ग्रीक की बात करूं तो इंडो ग्रीक ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के, सोने के सिक्के सबसे पहले चलाने वाले व्यक्ति कौन थे? वो हिंद यूनानी थे। ठीक है, इनमें अगर मैं बात करूं कुषाणों की, तो कुषाण भी इंपॉर्टेंट है। कुषाणों में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम है कनिष्क, जरूर से आपने ये नाम सुना होगा। अगर मैं कनिष्क की बात करूं साथियों, तो कनिष्क एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, और कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि से ही 78 ईस्वी में शुरू होता है शक संवत। ध्यान रखना, जिस समय से कनिष्क गद्दी पर बैठा उस समय से एक नया संवत, एक नया कैलेंडर शुरू हुआ जिसका नाम है शक संवत। तो शक संवत किसने शुरू किया है? शक संवत शुरू किया है कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने। और कब शुरू किया है ये भी याद रखना, ये शुरू किया है उसने 78 ईस्वी में, और 78 ईस्वी से शुरू हुआ है शक संवत। और शक संवत मैं आपको बता दूं हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शुरू किया है कनिष्क ने। ठीक है, इसके अलावा एक कैलेंडर और भी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और वो कैलेंडर है विक्रम संवत। विक्रम संवत, विक्रम संवत शुरू हुआ है 57 ईसा पूर्व में। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं। इसमें ये विशेष ध्यान रखना है कि कौन सा ईसा पूर्व में है और कौन सा ईस्वी में है। तो कनिष्क वाला जो है शक संवत ये ईस्वी में है, और विक्रम संवत जो है वो ईसा पूर्व में है। आपको ये विशेष रूप से याद रखने हैं। ठीक है, हाँ, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल इसका ठीक हो जाएगा। ठीक, हाँ, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, एक तरफ दिया हुआ है कथन और दूसरा दिया हुआ है कारण। आपको बताना है कि कारण क्या सही से कथन की व्याख्या करता है। देखो, कथन है सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। ठीक है, कारण सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। अब आपको बताना है कि इनमें कौन सा सही है। कथन सही है, कारण सही है, कथन कारण दोनों सही हैं और कारण जो है इसकी सही व्याख्या करता है, या फिर कथन कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं करता। इस तरीके से आपको आंसर करना है। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं आंध्र सातवाहन वंश की, तो आंध्र सातवाहन वंश निश्चित रूप से एक महान वंश रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, आंध्र सातवाहन वंश में ही आपको देखने को मिलते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी, और सातवाहनों का जो प्रभाव है वो राजनीति से ज़्यादा अगर हम देखें तो साहित्य के क्षेत्र में भी है, यानी इन्होंने रचनात्मक कार्यों को भी काफ़ी किया है। अगर मैं ये कहूँ कि संस्कृत के साथ इन लोगों ने प्राकृत और अन्य भाषाओं को इनका विकास किया, तो ये कथन बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमें कैसे पता चलता है? हमें ऐसे पता चलता है कि सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी,
सातवाहनों की राजकीय भाषा वो प्राकृत थी। तो अब आप ये देखिए कि जब ये प्राकृत को अपनी राजभाषा बना रहे हैं तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं हो जाएगा कि प्राकृत तथा अन्य भाषाओं का विकास हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरा, सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें ऐसे पता चलेगा, देखो भाई सातवाहन वंश में एक राजा हुए जिनका नाम है हाल। सातवाहन राजा हुए जिनका नाम है हाल। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही फेमस ग्रंथ की रचना की है जो पेपर में पूछा जाता है। उस ग्रंथ का नाम है गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती। और गाथा सप्तशती की रचना जो वो कर रहे हैं वो संस्कृत में कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने संस्कृत को दूसरी राजभाषा भी बनाया, यानी पहली तो प्राकृत है, उन्होंने संस्कृत को दूसरी राजभाषा बनाया। तो हम यहाँ पर जो स्टेटमेंट है हमारा, वो स्टेटमेंट आप देखिए अगर, तो स्टेटमेंट में आपको पता चलेगा कि स्टेटमेंट कह रहा है कि सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत को अपनाया। तो बिल्कुल सही तो है, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया भाई, अपनाया नहीं अपनाया, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही कथन सही है। और जो दूसरा कथन है, जो दूसरा जो कारण दे रहा है, वो पहले की सही व्याख्या कर रहा है। आपको दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि राज की भाषा इनकी प्राकृत है और रचनाएं जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं संस्कृत में, यानी दोनों ही सही है। और कारण जो है कथन की बिल्कुल सही व्याख्या यहाँ पर कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। कैसे है मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री में मुद्राओं से सवाल अक्सर करके आते हैं, तो वही श्रृंखला है ये। चलिए आपसे सवाल पूछ रहा है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहते थे? ऑप्शन ए कारशापण, ऑप्शन बी दीनार, ऑप्शन सी निष्क, ऑप्शन डी सुवर्ण। तो पहले तो इसका सीधे सीधे आंसर करते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो इसका अगर मैं आंसर करूं तो गुप्तकालीन मुद्राओं की बात कर रहा है ना, तो गुप्तकालीन सोने की मुद्राओं को हम कहते थे दीनार। पहले तो ये याद रखना है आपको हर हालत में, ठीक है। गुप्तकालीन सोने की मुद्राएं दीनार। दीनार क्या है? स्वर्ण मुद्रा। लेकिन इसमें जो अन्य ऑप्शन है उनकी भी बात कर लेते हैं। अगर मैं यहां बात करूं कारशापण की, तो कारशापण है साथियों मौर्यों की राजकीय मुद्रा। मौर्यों की राजकीय मुद्रा, यानी मौर्य जिस मुद्रा को सबसे ज्यादा यूज करते थे, ठीक है, अपना वेतन देने के लिए, वो कारशापण थी। कारशापण जो है वो चांदी की मुद्रा थी, ध्यान रखना, और इसको शॉर्ट में पण भी कहा जाता है। मौर्य काल में अधिकारियों को जो वेतन दिया जाता था वो इसी मुद्रा यानी कारशापण या पण में ही दिया जाता था, ठीक है। अधिकतम जो वेतन होता था वो 48,000 पण तक अधिकारियों को मिलता था, जो कि बड़े बड़े अधिकारी होते थे मौर्य प्रशासन में। तो मौर्यों के समय में पण थी राजकीय मुद्रा, या जिसको अन्य नाम कारशापण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मौर्यों के समय की अगर मैं अन्य मुद्राओं की बात करूं तो वो भी महत्वपूर्ण है। जैसे मौर्यों के समय में जो सोने की मुद्रा होती थी वो होती थी सुवर्ण, ये लिखा हुआ है सोना। सोना होती थी, मतलब सुवर्ण होती थी सोने की मुद्रा। चांदी की मुद्रा मैंने आपको बता ही दिया, कारशापण होती थी मौर्यों के समय में। और अगर मैं तांबे की मुद्रा की बात करूं तो वो होती थी माशक। मौर्य काल में जो तांबे की मुद्रा थी उसका नाम था माशक, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक इसमें ऑप्शन और है, इसकी भी व्याख्या कर लेते हैं। ये है निष्क। निष्क क्या था? निष्क काल था वैदिक काल में सोने का टुकड़ा। वैदिक युग में सोने का टुकड़ा। तो वैदिक काल में जो सोने का टुकड़ा होता था उसे कहा जाता था निष्क। कई स्थानों पर वैदिक काल में निष्क को गले में पहने जाने वाला आभूषण भी कहा गया है, तो थोड़ा सा आप लोग याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
गला थोड़ा सा मेरा खराब है, सर्दी का प्रकोप है थोड़ा सा। चलिए, एक तरफ युद्ध दिए हुए हैं, एक तरफ वर्ष दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा युद्ध कब हुआ है। चलिए, पहला है चंदवाड़ का युद्ध। देखिए पहले तो ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, मैं ठीक कर देता हूँ इसको। ये चंदवाड़ नहीं है, ये है चंदावर। इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे चंदावर। या लिख देता हूँ चंदावर, चंदावर का युद्ध। ठीक है, तो चंदावर का युद्ध। दूसरा है तैमूर का भारत पर आक्रमण कब हुआ है। तीसरा है तालीकोटा का युद्ध, इसे तो हमने पिछली क्लास में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। और फिर है घाघरा का युद्ध। चलो, तो अगर मैं चंदावर का युद्ध देखूं साथियों, तो चंदावर का जो युद्ध है ये हुआ है 1194 में। ठीक है, चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ ये भी आपको बताऊंगा। तैमूर का जो आक्रमण हुआ है साथियों ये हुआ है 1398 में। तालीकोटा का युद्ध हुआ है 1565 में। और घाघरा का युद्ध हुआ है 1529 में। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। ठीक, अब जरा इन युद्धों की हम बात कर लेते हैं। अगर मैं चंदावर के युद्ध की बात करूं तो चंदावर का युद्ध हुआ है गौरी और जयचंद के बीच में। ठीक है, चंदावर। तो चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ है? गौरी वर्सेस जयचंद, जिसमें कन्नौज के राजा जयचंद की पराजय हुई और गौरी जीत गया। तैमूर के आक्रमण तो तैमूर का ही आक्रमण है। तालीकोटा का युद्ध देख लो, मैंने इसके बारे में लास्ट क्लास में भी बताया था। तालीकोटा का युद्ध कह लो या राक्षसी टांगड़ी का युद्ध कह लो, ये किसके बीच हुआ है? ये हुआ है दक्कन के सुल्तान वर्सेस विजयनगर। और मैं आपको बता दूं कि इस युद्ध में जो विजयनगर के राजा थे उनका नाम भी आप लोगों से पेपर में पूछा जा सकता है, वो थे राम राय। और इस युद्ध में राम राय हार गए और दक्कन का सुल्तान जीत गया। मतलब एक सुल्तान नहीं था, बहुत सारे थे। इसी को कहते हैं राक्षसी टांगड़ी का युद्ध। घाघरा के युद्ध की मैं बात करूं साथियों, तो घाघरा का युद्ध हुआ है, ये घाघरा का युद्ध हुआ है साथियों बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना के बीच में। बाबर वर्सेस लोदी, इनके बीच हुआ है, जिसमें बाबर जीता, लोदी हार गए। और ये है घाघरा का युद्ध जो हुआ है 1529 में। ठीक है, तो ये इनकी व्याख्या हो गई। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि तैमूर का जब भारत पर आक्रमण हुआ उस समय भारत का तत्कालीन शासक कौन था, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक तरफ है सूची फर्स्ट, एक तरफ है सूची सेकंड। चलिए, वल्लभाचार्य, रामानुज, माधवाचार्य, शंकर यहां पे होगा। और दूसरी तरफ है सूची 2, द्वैतवाद, पुष्टि मार्ग, विशिष्टाद्वैत और अद्वैतवाद, ये आपको बताना है। मिलान करना है। एक तरफ दिए हुए हैं दर्शन और दूसरी तरफ दिए हुए हैं उन दर्शनों के प्रतिपादक। ठीक, अब इनका सही मिलान हमें करना है। चलिए करते हैं। ठीक है, देखो, वल्लभाचार्य का जो दर्शन है साथियों वो है पुष्टि मार्ग का, ध्यान रखना। ठीक, रामानुज का जो दर्शन है वो है विशिष्टाद्वैतवाद का, विशिष्टाद्वैतवाद। माधवाचार्य का जो दर्शन है वो है द्वैतवाद का। और शंकराचार्य, इनका दर्शन है अद्वैतवाद का। ये आपको याद रखने हैं। अगर आप लोग मुझे कमेंट करोगे तो मैं ये जो दर्शन के सिद्धांत हैं इनका क्या मतलब होता है, विशिष्टाद्वैत क्या होता है, अद्वैत क्या होता है, द्वैत क्या होता है, इन फिलॉसफी को आपको समझाने के लिए एक प्रॉपर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं वो तभी बनाऊंगा जब आप लोग कमेंट करेंगे
और अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो ही मैं बनाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इनका डिटेल में मतलब समझें तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए फिलॉसफी जो है, जो दर्शन है, ये बहुत ही अच्छा विषय है। सौभाग्य से इस विषय को मैंने पढ़ा है, तो बहुत ही अच्छा विषय है दर्शन। दर्शन को मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को जीवन में थोड़ा बहुत तो पढ़ना चाहिए। जैसे एक बहुत छोटा सा इससे क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, आप लोग देखते हैं आंसर कर पाओगे कि नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं आस्तिक क्या होता है और मैं आपसे पूछूं नास्तिक क्या होता है, तो बहुत सारे लोग जो है इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे सवाल करूं आस्तिक कौन होते हैं और नास्तिक कौन होते हैं साथियों, तो इस सवाल का जो 99% लोग जवाब देंगे वो ये देंगे कि जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक होता है और जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक होता है। अगर आप ऐसा आंसर करते हैं तो इसका मतलब आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। दर्शन में जब आप जाते हो, फिलॉसफी में आप जाते हो, तो यहाँ पर सही व्याख्या में मिलती है आस्तिक और नास्तिक की। आस्तिक वो होता है जो वेदों को मानता है। अगर आप वेदों को मानते हैं तो फिर आप आस्तिक हैं, और अगर आप वेदों को नहीं मानते तो फिर आप नास्तिक हैं। इनका ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप वेदों में लिखे सिद्धांतों के समर्थक हैं तो आप आस्तिक हैं, और वेदों में लिखे सिद्धांतों के समर्थक नहीं है तो आप नास्तिक हैं। हो सकता है कोई नास्तिक व्यक्ति मूर्ति पूजा करता हो, इसकी संभावना है। हो सकता है कोई नास्तिक हो लेकिन भोलेनाथ की पूजा करता हो, क्योंकि वो भोलेनाथ की तो पूजा करता है लेकिन वेदों में लिखे सिद्धांतों को नहीं मानता। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना, आस्तिक और नास्तिक दर्शन ये ईश्वर से जुड़े हुए नहीं हैं, ये जुड़े हुए हैं साथियों किससे, ये जुड़े हुए हैं वेदों से, है ना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है, कहाँ से, फिलॉसफी से मिलती है, दर्शन से मिलती है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इन सभी की बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगा, मज़ा आ जाएगा उस वीडियो में तो, लेकिन वो होगा तब जब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे तब। ठीक है, चलो। और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न देखते हैं हम लोग। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद, ऑप्शन है लेडन और रस्किन, विलियम हॉकिंस, फ्रेंच और विलियम जोन्स। चलिए डायरेक्ट इसका आंसर हम करेंगे। देखो पहले फिलहाल इसको मैं थोड़ा सही लिख देता हूँ, ये सही नहीं लिखा है। यहाँ पर जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा अर्स्किन, यहाँ पे लिखा है रस्किन। हो सकता है आप इसको रस्किन बॉन्ड से जोड़ लो, इसीलिए मैंने इसको ठीक कर दिया है। ये गलत लिखा है, सही क्या लिखा है? अर्स्किन होगा। तो इसको जो लिखा है वो लिखा है अर्स्किन और लीडेन ने। ध्यान रखना, यही इसका सही जवाब है। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद। बाबरनामा किसकी आत्मकथा है तो सबको पता है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की। और बाबर ने एक नई शैली को जन्म दिया जो हो सकता है आप लोगों को ना पता हो। जैसे जब हम गीत गाते हैं तो जैसे आपने कव्वाली सुनी है, कव्वाली होती है, गज़ल होता है, ठुमरी होती है, वैसे ही इसने गाना गाने की एक नई शैली निकाली जो हो सकता है आपसे पेपर में पूछ ले, वो है मुबैयान। तो मुबैयान शैली का जन्मदाता कौन है? ये है बाबर। ठीक, तो इसी के साथ ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, अच्छे से इसको देख लीजिए, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, और अगर इस सीरीज़ में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो बस इतना ही है कि आप थोड़ा सहयोग बनाए रखिए। मेरी मेहनत में अगर ज़रा भी कमी आए तो आप कमेंट करिए, मैं उसे और बढ़ा दूँगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सपोर्ट आपको भी दिखाने की ज़रूरत है। मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ, आप जैसे कमेंट करेंगे उस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए। बीओ में इस बार हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, पीसीएस में भी देंगे। तो मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं इसके अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।